हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को गंगा अकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सब का ये अपना संस्थान, अपना मंच, अपना प्लेटफॉर्म गंगा अकेडमी आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप सभी एक साथ आकर, एकजुट आकर चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबाना ना भूलिएगा, ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा बेल को, जिससे वीडियो यहां से पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियो, हर एपिसोड आपके लिए खास है और सभी फैक्ट आपके परीक्षा से जुड़े हैं और वीडियोस को देखकर हर फैक्ट को क्लियर कीजिए, जिससे आपका आने वाला कोई भी परीक्षा गड़बड़ ना होने पाए। आप सब हर परीक्षा में क्वालिफाई करके एक सरकारी नौकरी लेने में, अचीव करने में, अपना सीट सुनिश्चित करने में सफल हो सके। हमारा गंगा अकेडमी उद्देश्य संस्थान का यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक घरों में सरकारी नौकरी हो, अधिक से अधिक घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तो चलिए आप सब फटाफट मेरे साथ जुड़ते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों को गंगा अकेडमी के लिंक को शेयर करके उन तक भी पहुंचा दीजिए और उन सभी को भी आमंत्रित कर दीजिए गंगा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो आप सब इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर का ये मुहिम पूरा करा दीजिए। जल्द ही हम आप सभी के लिए सुव्यवस्थित ढंग से पूरी कक्षाएं व्हाइट बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड पर कक्षाओं का शुभारंभ कर देंगे और हर एक विषय के बेहतर से बेहतर एडुकेटर की भी आमंत्रित करके हम आप सभी की संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज के सेशन से, आज के एपिसोड से हम जुड़ते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल में। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब यूरोपियन बंगाल के क्षेत्र पर कब्जा करने आए तो बंगाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई का नाम क्या है? तो आपको उस लड़ाई का नाम पता करना है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब बंगाल वाले क्षेत्र का अधिग्रहण करने आए थे तो उस बंगाल के क्षेत्र के जो शासक थे, उन शासकों से अंग्रेजों का होता है एक प्लासी का मुकाबला और उन प्लासी के मुकाबले के जरिए बंगाल के क्षेत्र पर उनका आधिपत्य मिलता है। कैसे प्लासी का युद्ध होता है, क्या है प्लासी के युद्ध का महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाता है और आपकी परीक्षा में अधिकतर सवाल यहाँ से बनते हैं। तो उन सारे फैक्ट को आज हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच। प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757। एक बार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि चैनल को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक इसे पहुँचा दीजिए। और आप सब चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियोस को देखते जाइए। तो चलिए, प्लासी का युद्ध होता क्या, कब है? सबसे पहले बात, कोई लड़ाई या कोई घटना जब इतिहास में हो जाती है तो हमें उस घटना का एक डेट होता है, उस दो डेट को याद करना होता है। वो डेट भी आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली फैक्ट प्लासी के युद्ध से बनता है। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध का शुरुआत होती है। प्लासी का युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, प्लासी का युद्ध, प्लासी नाम क्यों पड़ा? तो आपको जब डीप में जब इतिहास
की कोई बुक पढ़ोगे तो वहाँ आपको एक प्लास नामक एक पेड़ था और उन्हीं प्लास नामक पेड़ के बगीचे में ये युद्ध हुआ था और उसी के कारण से इस युद्ध का नाम प्लासी रख दिया गया। तो ये प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। तो क्या आपकी परीक्षा में अगर सीधा सा सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से बताइए किस तिथि को हुआ था, तो भूल जाएंगे? याद रखिएगा 23 जून 1757। 23 जून 1757 के स्थान पर अगल विकल्प में 23/6/1757 लिखा है तो वो भी आपको सही माना जाएगा, क्योंकि जून का महीना 6वां महीना होता है। तो 23/6/1757 रहे ऑप्शन में या 23 जून 1757 रहे, तो दोनों ही डेट प्लासी का युद्ध के लिए सही है। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 ईस्वी में। अब आते हैं प्लासी कहाँ पे है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लासी बंगाल वाले क्षेत्र में प्लासी पड़ता है। मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के क्षेत्र पर आधिपत्य कैसे ग्रहण करती है, आधिपत्य कैसे लेती है, बंगाल के क्षेत्र को कैसे कब्जा करती है। उन बंगाल के क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए अंग्रेजों से होती है एक युद्ध। उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 ईस्वी को घटित हुई थी। तो 23 जून 1757 को घटित हुई प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। बंगाल में किस नदी के किनारे? कभी कभी आपके परीक्षा में नदी भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे। बंगाल में एक नदी है, नदी का नाम है भागीरथी। तो बंगाल के क्षेत्र में भागीरथी नदी के किनारे एक जिला है नदिया जिला। नदिया जिला में स्थित है। प्लासी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बंगाल के क्षेत्र में एक भागीरथी नदी आपको मिलेगी। उन भागीरथी नदी के किनारे एक जिला पड़ता है नादिया। तो नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे बंगाल वाले क्षेत्र में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो आपसे कोई पूछे कि प्लासी का युद्ध किस जिले में हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि प्लासी का युद्ध नादिया जिले में स्थित है। नादिया जिले में किस नदी के तट पर हुआ था? तो भागीरथी नदी बताओगे। और कहाँ नादिया जिला भागीरथी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। या किस प्रांत में पड़ता है? तो बंगाल वाले क्षेत्र में स्थित है। प्लासी का मैदान, एक फैक्ट आपको और पता करना है कि प्लासी का मैदान बृहस्पतिवार दिन यानी कि गुरुवार दिन, कौन सा दिन था? तो गुरुवार का दिन था। 23 जून 1757 ईस्वी में दोनों सेनाओं का के आमने सामने ये युद्ध हुआ था। आपको एक फैक्ट और मिल गया कि प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से बताइए किस दिन को हुआ था। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में एग्जामिनर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए प्लासी का युद्ध किस दिन को हुआ था। तो दिन वाले में अधिकतर बच्चों जो नहीं पढ़े हैं तो आधी अधूरी जानकारी रखे हैं तो उनका गलत हो सकता है। इस नाते ध्यान दीजिएगा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को घटित हुआ था बंगाल के भागीरथी नदी के किनारे नादिया जिले में। और अगर दिन को देखें तो बृहस्पतिवार का दिन था, यानी गुरुवार का दिन था। बृहस्पतिवार के दिन कहें या गुरुवार भी से कहा जाता है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन ये प्लासी का युद्ध घटित हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी में दोनों सेनाओं के आमने सामने यह युद्ध हुआ था। एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना थी,
दूसरे तरफ अंग्रेज की सेना थी, ब्रिटेन की सेना थी। तो सिराजुद्दौला का एक खास प्रेम पात्र मोहनलाल था। सिराजुद्दौला का एक खास प्रेम पात्र यहाँ होता है, उस प्रेम पात्र का नाम था मोहनलाल। तो मोहनलाल भी मीर मदान के साथ था। सिराजुद्दौला का जो प्रेम पात्र था कौन था? मोहनलाल था। मोहनलाल किसके साथ था? तो मीर मदान के साथ था। मीर मदान के साथ मोहनलाल था। मीर जाफर, अब यहाँ आता है मीर जाफर का नाम। तो मीर जाफर इस युद्ध में तटस्थ रहता है। केवल मीर मदान व मोहनलाल ने नवाब की ओर से अंग्रेजों के समक्ष, अंग्रेजों के साथ कुछ चुनौतियां उत्पन्न करती है, परंतु वे अंततः ये चुनौती असफल हो जाती है और मीर मदान की मृत्यु से जब अब यहाँ मीर मदान की हो जाती है मृत्यु, और जब मीर मदान की मृत्यु हो जाती है तो इस मृत्यु से सिराजुद्दौला काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। सिराजुद्दौला काफ़ी असहाय महसूस करता है। सिराजुद्दौला मीर मदान की मृत्यु से काफ़ी असहाय पड़ गया था और उसे सिराजुद्दौला को अब जब मीर मदान की मृत्यु हो जाती है तो कमज़ोर पड़ जाता है, असहाय महसूस कर जाता है, उसका कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो अब सिराजुद्दौला ये प्लासी का मैदान छोड़कर उसे भागना पड़ता है और भाग जाता है। अब सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भाग पड़ता है और इस युद्ध में नवाब के जो विरोधी थे वो विरोधियों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। अब जब नवाब ही भाग जाता है तो नवाब के जो विरोधी थे वो किसका साथ देते हैं? तो अंग्रेजों का साथ दे देते हैं और सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान को छोड़कर अब भाग जाता है। तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हुई? नहीं सर, बिल्कुल समझ गए। तो एक बार मैं पुनः निकाल कर देता हूँ कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को घटित हुई थी। दिन था बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। प्लासी बंगाल वाले प्रांत में, बंगाल वाले राज्य में, बंगाल वाले क्षेत्र में प्लासी स्थित है। वहाँ भागीरथी नदी के किनारे एक जिला है नादिया जिला, वहाँ पर प्लासी स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लासी का मैदान में बृहस्पतिवार 23 जून 1757 AD में प्लासी का युद्ध दोनों सेनाओं, मतलब एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना, दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना का आमना सामना होता है। सिराजुद्दौला का यहाँ एक प्रेम पात्र था मोहनलाल। तो मोहनलाल सिराजुद्दौला का एक प्रेम पात्र व्यक्ति था जो कि किसके साथ था? तो मीर मदान के साथ था। मोहनलाल किसके साथ था? मीर मदान के साथ था। अब मीर जाफर इस प्लासी के युद्ध में तटस्थ रहता है। केवल मीर मदान व मोहनलाल ने नवाब की ओर से अंग्रेजों के समक्ष कुछ चुनौतियां उत्पन्न की, परंतु अंततः वे चुनौतियां असफल रहते हैं क्योंकि मीर मदान की हो जाती है मृत्यु, और मीर मदान की मृत्यु से सिराजुद्दौला काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, असहाय महसूस करने लगता है और अंततः सिराजुद्दौला युद्ध छोड़कर, मैदान छोड़कर, प्लासी का मैदान छोड़कर भाग जाता है। अब जब प्लासी के युद्ध के मैदान को छोड़कर सिराजुद्दौला भाग जाता है तो इस प्लासी वाले युद्ध में जो नवाब के विरोधी थे, यानी किसके? सिराजुद्दौला के विरोधी, नवाब का विरोधी मतलब सिराजुद्दौला का विरोधी। तो सिराजुद्दौला यानी नवाब के विरोधियों ने किसका साथ अब दिया था? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों का साथ दे दिया था। एक इतिहासकार हैं, इतिहास का नाम याद रखिएगा, KM पडिक्कर। तो KM पडिक्कर महोदय ने इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है प्लासी के युद्ध के बारे में कि प्लासी का युद्ध मात्र एक सौदा था। प्लासी का युद्ध
मात्र एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ धनी स्वार्थी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। तो आपसे कभी कभी इतिहासकार के कथन को भी परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए, प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ धनी लोग, कुछ स्वार्थी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। निम्नलिखित में से बताइए किस इतिहासकार ने का कथन है। तो आपको वहाँ याद रखना है के.एम. पडिक्कर इतिहासकार का नाम। तो के.एम. पडिक्कर एक इतिहासकार आते हैं और के.एम. पडिक्कर इतने इतिहासकारों ने प्लासी के युद्ध में कहा है कि प्लासी का युद्ध मात्र एक क्या था, सौदा था। प्लासी का युद्ध के.एम. पडिक्कर ने कहा है प्लासी के युद्ध के बारे में कि प्लासी का युद्ध मात्र एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ धनी वाले व्यक्ति, कुछ स्वार्थी व्यक्ति ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था, ऐसा कहा है के.एम. पडिक्कर ने। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब चलते हैं मीर जाफर के बारे में 1757 से 1760 ईस्वी के तक। तो 1760 से 1757 से 1760 तक आते हैं मीर जाफर का कार्यकाल। तो मीर जाफर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो मीर जाफर का कार्यकाल 1757 से 1760 तक था। 1757 से 1760 तक किसका काल था? तो मीर जाफर का काल था। तो अब मीर जाफर से आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बंगाल वाले क्षेत्र में जो नवाब बनाए जाते थे वो कहीं ना कहीं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नवाब चुनती थी और बंगाल वाले क्षेत्र पर उन नवाब को शासन करने के लिए भेजती थी। अब प्लासी का युद्ध यहीं पे हो जाता है समाप्त। अब प्लासी के युद्ध जब यहीं पर सिराजुद्दौला भाग जाता है मैदान छोड़कर, के.एम. पडिक्कर ने कहा है प्लासी के युद्ध को कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें कुछ धनी, कुछ स्वार्थी लोगों ने नवाब को किसके हाथों बेचा था? तो अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। अब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की होती है जीत। तो अंग्रेज जब जीत जाते हैं तो इस बंगाल वाले क्षेत्र में भेजते हैं, अब कब्जा हो जाता है अंग्रेजों की। तो मीर जाफर को यहाँ के क्षेत्र का नवाब बनाते हैं अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो 1757 से 1760 तक के समय में मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी बना देती है नवाब। तो मीर जाफर इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को अब बंगाल का नया नवाब बना लिया। अब मीर जाफर बंगाल वाले क्षेत्र पे प्लासी के युद्ध के बाद जब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार जाता है और युद्ध छोड़ के भाग जाता है तो बंगाल का क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिग्रहण में चली जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के क्षेत्र पर अपना एक नवाब नियुक्त करती थी। तो उन नवाब की श्रेणी में बंगाल के क्षेत्र में नवाब किसको देती है? नवाब की गद्दी तो नवाब की बनाती है मीर जाफर को। कब से कब तक था? तो 1757 से 1760 तक मीर जाफर को नवाब चुनती है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में बनाया गया यह प्रथम नवाब था। और इस प्रकार बंगाल की प्रथम क्रांति अब यहीं पे संपन्न हो जाती है। तो याद रखिएगा
मीर जाफर इस प्लासी के युद्ध के बाद, जब प्लासी की युद्ध समाप्त होती है तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का एक नया नवाब बनाता है। किसको? मीर जाफर को, जो कि ये अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में बनाया गया पहला नवाब, प्रथम नवाब था। कौन? मीर जाफर। याद कर लीजिएगा, प्रथम नवाब था। बंगाल में बनाया गया प्रथम नवाब अंग्रेजों के द्वारा कौन था? तो याद रखिएगा, मीर जाफर था। और इस प्रकार ये बंगाल की प्रथम क्रांति की शुरुआत हो जाती है। बंगाल की अब प्रथम क्रांति संपन्न हो जाती है यहीं पे। इस प्रकार अंग्रेज कंपनी बंगाल में राजा बनने वाले यानी किंग मेकर की भूमिका में अंग्रेज आ जाती है। अब किंग मेकर का तात्पर्य होता है राजा बनाने वाले को। अब अंग्रेज बंगाल वाले क्षेत्र पर राजा बनाते थे, किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं, जिसको वो चाहते हैं बंगाल के क्षेत्र में शासन करने के लिए भेजते हैं और जिसको चाहते हैं हटा देते हैं। तो अब पूरी तरह बंगाल हो जाती है अंग्रेजों के कब्जे में। तो इस प्रकार अंग्रेज कंपनी बंगाल में राजा बनाने वाले की भूमिका में आ जाते हैं, यानी किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। उसने जब जब चाहा, कौन? अंग्रेज जब जब चाहा किसी को बंगाल वाले क्षेत्र पे राजा बना देते हैं और जब चाहा जिसको राजा से पद हटवा देते थे। तो उसने का मतलब होता है अंग्रेज। जब जब चाहा जिसको राजा बनाया यानी नवाब बनाया, जब जब चाहा नवाब बनाया और जब जब चाहा उस नवाब को अब हटा देते हैं। तो अब बंगाल वाले क्षेत्र पे नवाब बनाने और नवाब को हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह अंग्रेजों के हाथों में चली जाती है। अंग्रेज अब जिसको चाहते हैं नवाब बना देते हैं बंगाल के क्षेत्र में, जिसको चाहते हैं, जिस नवाब को चाहते थे उनको नवाब से हटा देते थे। अब पूर्ण रूप से बंगाल का आधिपत्य हो जाता है अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में बनाया गया यह प्रथम नवाब था कौन? मीर जाफर। इस प्रकार बंगाल की प्रथम क्रांति की शुरुआत होती है। अंग्रेज कंपनी बंगाल में राजा बनाने वाले यानी किंग मेकर बनाने वाले की भूमिका में आ जाते हैं। उसने जब जब चाहा जिसको नवाब बनाया और जब जब चाहा नवाब को हटा देते थे। तो ये रहा मीर जाफर का मीर जाफर चूंकि किसकी सहायता से नवाब बनता है, तो आपके परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से बताइए मीर जाफर किसकी सहायता से नवाब बनता है, तो मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से नवाब बनता है। ये सारे फैक्ट हैं। वीडियोस को 2-4 बार लगातार देख के हर फैक्ट को रट डालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सारे फैक्ट आपको हर परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा देने जाओगे तो वहाँ पूछे जाएंगे। चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे की परीक्षा देने जाइए, टेट, सीटेट, सुपर टेट की परीक्षा देने जाइए, अधीनस्थ, पेट, लेखपाल, कानूनगो, पुलिस, एसआई, आप कोई भी परीक्षा देने जाइए, बैंक की परीक्षा देने जाइए, आप लेखपाल की परीक्षा देने जाइए, पुलिस एसआई की परीक्षा देने जाइए, यहाँ तक आईएएस पीसीएस की परीक्षा देने जाइए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जाइए, नेट जीआरएफ में भी आप देने जाओगे इतिहास वाले विषय में, तो ये सब पूछ लिया जाता है वहाँ। तो हर एक परीक्षाओं के लिए फैक्ट महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ से सब पूछे जाते हैं। इस नाते आप सब 2-4 बार वीडियो देखकर पूरी तरह से रट लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आप सभी का एक भी फैक्ट न गलत हो। अब गंगा एकेडमी आप सभी के साथ है और हर एक फैक्ट हम आप सभी को आत्मसात करवाने की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ।
पूरा आत्मसात करा दूंगा। अब आप कोई भी परीक्षा देकर आओगे तो ये नहीं करोगे, अरे यार परीक्षा में बिल्कुल फैक्ट में पूछ रही है, हाल गलत हुई है। तो अब आप का कोई भी फैक्ट पूछे, हम हर फैक्ट को रटाने की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। पूरा आत्मसात कर लो मेरे प्यारे बच्चों, गंगा एकेडमी चैनल से जुड़कर। गंगा एकेडमी चैनल आपका है, आपका मंच है, आपका परिवार है। इसे आप सब अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में जाए, कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। हर वीडियोस को आप देखिए, 2-4 बार लगातार देख के आत्मसात सारे फैक्ट को ग्रहण कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए, और जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर का ये मुहिम, एक टारगेट पूरा करवा दीजिए। आप सभी से अपील करते हुए गुजारिश करता हूं। तो अब हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि मीर जाफर किसकी सहायता से नवाब बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से मीर जाफर नवाब बनता है। तो आपको याद रखना है कि मीर जाफर किसकी सहायता से नवाब बना था। तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से चूंकि शासक बनता है, यानी शासक कहिए, यानी इसको नवाब भी कह सकते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से शासक बनता है, यानी कि नवाब बनता है कौन? मीर जाफर। मीर जाफर चूंकि रॉबर्ट क्लाइव के सहायता से शासक बना था, नवाब बना था, इसलिए अतः उसे क्लाइव को, भाई देखिए आपको कोई आप बहुत कठिन परेशानियों से गुजरी हुई हैं, और आपकी कठिन परेशानियों को कोई आता है आपके बीच और आपके सारी कठिनाइयों का समाधान कर देता है। तो जाहिर सी बात है आप उससे खुश रहोगे, आप उसके लिए कोई सम्मान करोगे। तो अब जब रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनने के लिए, शासक बनने के लिए सहायता कर दिया था, तो मीर जाफर भी रॉबर्ट क्लाइव को कुछ व्यक्तिगत तौर पर कुछ इनाम देता है। तो आइए जानते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर कितना इनाम देता है। तो चूंकि मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से नवाब बना था, यानी कि शासक बना था, अतः उसने क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल तौर पर 2,34,000 राशि कितनी थी? 2,34,000। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफर व्यक्तिगत तौर पर 2,34,000 की पाउंड की धनराशि इनाम के रूप में प्रदान की थी। किसने? मीर जाफर ने। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। चूंकि मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से शासक बना था, यानी कि नवाब बना था, इसलिए मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर, उसे पर्सनल स्तर पर उसे कुछ धनराशि देकर उसे एक इनाम दिया था। तो वो धनराशि कितनी थी? 2,34,000। 2,34,000 की पाउंड की धनराशि इनाम देता है कौन? यही मीर जाफर। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को प्रदान की थी। साथ ही यही 2,34,000 ही नहीं, इसके आगे भी कुछ देता है, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए उसने अंग्रेज सैनिकों व अंग्रेज अधिकारियों को भी प्रदान किया था। रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से मीर जाफर जब नवाब बनता है,
तो पर्सनल स्तर पर रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की धनराशि व्यक्तिगत तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को देता है और इसके साथ साथ 50 लाख की धनराशि अंग्रेज अधिकारियों को और अंग्रेज सैनिकों को भी देता है मीर जाफर। तो याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव को पर्सनल स्तर पर व्यक्तिगत तौर पर 2,34,000 की पाउंड की धनराशि मीर जाफर ने इनाम दिया था और इसके साथ साथ अंग्रेज अधिकारियों को और अंग्रेज सैनिकों को 50 लाख की धनराशि प्रदान की थी। अंग्रेजों ने मीर जाफर का काफी आर्थिक दोहन किया। इस प्रकार अंग्रेजों ने मीर जाफर का काफी आर्थिक दोहन किया, मतलब दुरुपयोग किया। इसलिए मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा भी कहा जाता है इतिहास में और कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। तो अब आपके इस परीक्षा में ये फैक्ट बन जाता है, क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कर्नल क्लाइव का गधा किस नवाब को कहा जाता है, कर्नल क्लाइव का गीदड़ किस नवाब को कहा जाता है। तो आपको वहाँ मीर जाफर लगाना है। तो मीर जाफर को इतिहास में कहा गया है कर्नल क्लाइव का गधा, यानी कि कर्नल क्लाइव का गीदड़। तो दोनों फैक्ट को रख लेना है, कर्नल क्लाइव का गधा पूछे या कर्नल क्लाइव का गीदड़ पूछे, किस नवाब को कहा गया है, तो यही मीर जाफर को कहा गया है। तो एक बार पुनः रिकॉल कर देते हैं, मीर जाफर किसकी सहायता से नवाब बना था। तो चूंकि मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से शासक बना था, यानी कि नवाब बना था, अतः उसने व्यक्तिगत तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 की पाउंड की धनराशि रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफर ने इनाम दिया था और इसके साथ ही साथ अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज सैनिकों को 50 लाख रुपए की धनराशि को प्रदान किया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर का इस प्रकार काफी आर्थिक दुरुपयोग किया, काफी आर्थिक दोहन किया। इसलिए मीर जाफर को इतिहास में कहा गया है कर्नल क्लाइव का गधा या फिर कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है मीर जाफर को इतिहास में। परंतु मीर जाफर भी धीरे धीरे अंग्रेजों की इस शोषणकारी चरित्र से अब मीर जाफर भी तंग आ गया और उसने एक स्थान का नाम याद रखिएगा, चिनसुरा वाले इलाके में डचों की फैक्ट्री के प्रतिनिधियों से मिला। कौन? यही मीर जाफर मिला और मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया, षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। तो मीर जाफर इस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेजों के इस शोषणकारी चरित्र से तंग आ गया और जब तंग आ गया तो चिनचुरा वाले क्षेत्र में स्थित डचों की एक फैक्ट्री होती थी। आपको जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने वाले वीडियो में पढ़ाया था तो वहां आपको बताया था कि डचों ने अपनी फैक्ट्री कारखाना अपनी कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो चिनसुरा में। तो वही चिनसुरा वाले क्षेत्र में मीर जाफर ने डचों के फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों से जाकर मिला और मिलकर बातचीत की, षड्यंत्र रचा, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। अब अंग्रेजों को जब यह पता चल गया, ये षड्यंत्र मीर जाफर ने जब डच फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों से षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया, तो ये चीज अंग्रेजों को लीक हो जाती है, अंग्रेजों को पता चल जाती है। और अंग्रेजों को जब पता चला तो उसने सर्वप्रथम एक युद्ध लड़ा है मीर जाफर से, बेदरा का युद्ध।
बेदरा का युद्ध कब लड़ता है? तो याद रखिएगा 1759 ईस्वी में। तो डचों को पराजित कर देता है। कहाँ? बेदरा के युद्ध में। अंग्रेजों ने को जब ये पता चला कि डच फैक्ट्रियों के प्रतिनिधि मीर जाफर के साथ हमारे खिलाफ युद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उन्होंने जब अंग्रेजों को ये लीक हो गया, पता चल गया, तो बेदरा का एक युद्ध होती है अंग्रेजों का और डच के खिलाफ। तो बेदरा वाले के युद्ध का युद्ध कब घटित होती है? तो सन याद रखिएगा 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होती है और उसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर देते हैं। तो डचों को बेदरा का युद्ध में अंग्रेज 1759 में पराजित कर देते हैं और 1760 ईस्वी में मीर जाफर को अब नवाब से अंग्रेज हटा देते हैं और बंगाल का नवाब किसको बनाते हैं? तो बंगाल का नया नवाब बनाते हैं मीर कासिम को। तो मीर जाफर जब धीरे धीरे अंग्रेज के चरित्र से तंग आ गया, तो जब तंग आ गया तो उसने डचों की एक जो फैक्ट्री चिंसुरा में स्थापित थी, उन फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों से मीर जाफर मिलता है और अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करना प्रारंभ कर देता है और ये चीज़ अंग्रेजों को हो जाती है लीक। अंग्रेजों को पता चल जाती है इसकी, और अंग्रेजों को जब पता चला तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बेदरा का युद्ध लड़ता है। बेदरा का युद्ध लड़ता है 1759 ईस्वी में, और इस 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर देता है अंग्रेज। अब डच जब पराजित हो जाते हैं तो 1760 ईस्वी में मीर जाफर को अब बंगाल का नवाब पद से हटा देते हैं अंग्रेज और बंगाल का नया नवाब बनाते हैं मीर कासिम को। तो मीर कासिम अब 1760 ईस्वी में बंगाल का नया नवाब बनता है और प्लासी युद्ध के पश्चात, अब प्लासी की युद्ध के बाद 1760 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शासन किया और इसके बाद वह भारत से अब चला जाता है। तो प्लासी का युद्ध जब खत्म होती है तो प्लासी युद्ध का जब विजय अंग्रेज कर लेते हैं, तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की जब विजय हो जाती है और अंग्रेज प्लासी के युद्ध के विजय के बाद 1760 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव ने शासन करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव अब बंगाल वाले साथ पर शासन किया था 1760 ईस्वी तक। अब 1760 के बाद रॉबर्ट क्लाइव भारत से लौट जाते हैं, भारत से चले जाते हैं। तो अब आते हैं मीर कासिम का समय पीरियड कब से कब तक था? तो 1760 से 1763, 1760 से 1763 का काल समय है और ये 1760 से 1763 मीर कासिम के समय पीरियड को हम पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए मीर कासिम 1760 से 1763 का काल। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारे फैक्ट रट लिए होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होती होगी। अब कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। और नया नवाब, बंगाल का नया नवाब पाते हैं मीर कासिम। मीर कासिम का समय पीरियड है 1760 से 1763। हेडिंग डाल लीजिए और मीर कासिम को हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड लेकर बहुत जल्द आपके बीच में आते हैं। आप आज का सेशन यहीं तक, फिर आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। आप सब लाइक शेयर कमेंट करके हमें प्यार और सपोर्ट देते जाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा के भारत के संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप सब पहुंचाने में कामयाब होंगे। तो फिर बहुत जल्द आपके बीच आएंगे। बस आप सभी से यही अपील करते हैं, गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द गंगा एकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर का मुहिम पूरा करवा दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर पर आप पहुंचा दीजिए। गंगा एकेडमी
के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, सभी दोस्तों को शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। और आप सभी से गुजारिश करता हूं, आप सभी से अपील करता हूं कि चैनल पर जुड़कर, चैनल पर आकर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती सबसे पहले पहुंचे, ताकि कोई वीडियो आपका छूटने ना पाए। और वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को से संबंधित फैक्ट को रख लीजिए और परीक्षा देकर एक सरकारी नौकरी अचीव कीजिए। गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, ये हर घर में एक सरकारी नौकरी का उद्देश्य लेकर गंगा एकेडमी आप सभी के साथ जुड़ चुका है। तो आप सभी जल्द से जल्द हमारे साथ एकजुट होकर आइए। जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर हमें पूर्ण कराकर पार करवा दीजिए और डिजिटल बोर्ड पर आधारित सारी कक्षाओं का शुभारंभ करने के लिए मुझे एनर्जी दे दीजिए। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। बाबा, थैंक यू।